नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एंजॉय स्टडी में। आज से हम देखेंगे एनसीईआरटी जो क्लास 11th की है, जिसके लेखक रामशरण शर्मा जी हैं। तो उन पुस्तक से हम पहले जो चैप्टर का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, ठीक है। तो इस चैप्टर से हम 4 MCQ निकाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट MCQ हैं, ठीक है। इन 4 MCQ को देखेंगे। आप भी वीडियो पुश करके, वीडियो को रोक करके, ठीक है, आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, प्राचीन काल में प्राकृतिक भाषा देश भर की संपर्क भाषा यानी कि लिंगुआ फ्रेंका का काम करती थी। बी है, प्राचीन काल के 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई थी। नंबर सी है, ठीक है, सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। आपको एक बात बताना चाहूँगा, जहाँ पे आप केवल देखें, इनके 75% चांस होता है कि क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है, और जो 25 चांस होता है सही भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर जब भी रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, गलत भी हो सकते हैं लेकिन सही होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा डी ऑप्शन क्या है। डी ऑप्शन कह रहा है कि हमारे देश का नाम इंडिया, अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर, जैसा आपने भी सोचा होगा, तो इसका आंसर सी ही सही होगा। आइए हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि जो सम्राट अशोक के शिलालेख हैं वो प्राकृतिक भाषा के अलावा खरोष्टी और अरमाइक लिपियों में भी हैं। जब हम पश्चिमोत्तर और अफगानिस्तान में देखते हैं तो इनकी भाषा जो है और लिपि जो है वो अरमाइक और यूनानी दोनों है। तो इसमें कहा था केवल, तो केवल ऐसा नहीं है, इनके लिपि अरमाइक में भी मिलते हैं, खरोष्टी में भी मिलते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कहता है चक्रवर्ती राजा के बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है चक्रवर्ती राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, इनमें से कौन से कथन सही है। कह रहा है वैसे राजा जिनके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर सिंधु पार तक होता था। दूसरा कहता है सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त दोनों चक्रवर्ती राजा थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, वीडियो को आप रोक करके आंसर भी दें अपना। तो इसका हम बताते हैं, इसका सही आंसर जो है बोथ है, यानी कि दोनों सही है। तो इस एक्सप्लेनेशन थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कहता है भाई हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंध पार तक अपना राज फैलाने वाला राजाओं को जो कहा जाता था वो चक्रवर्ती राजा कहा जाता था। समुद्रगुप्त को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है चक्रवर्ती राजा में। फिर अशोक को भी रखा जाता है, ठीक है, जैसा कि इसमें ऑप्शन में भी दिया है समुद्रगुप्त और ये सम्राट अशोक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें और एक्सप्लेनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो सम्राट अशोक ने अपने सम्राट जो अशोक थे सम्राट, उनका साम्राज्य जो है सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर, यानी कि साउथ में उनका जो विस्तार था यहाँ पे नहीं था, छोड़कर जो है ये सारे देश में, तथा जो समुद्रगुप्त थे इनकी विजय बताकर गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुँची। इस प्रकार दोनों जो है चक्रवर्ती राजा कहलाए। ऑप्शन नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो 3 की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कर रहा है आर्यों के सांस्कृतिक उपादान, ठीक है, उपादान मतलब इंग्लिश अप्रोच हो जाता है। तो आर्यों के सांस्कृतिक उपादान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ये कह रहा है कि आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृत से आए हैं। दूसरा कह रहा है प्राक आर्य जातीय उपादान वैदिक और संस्कृत बोतल संस्कृत के अंग है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, वो होगा
डी, यानी कि ना तो 1 और ना तो 2। ठीक है, क्यों देख लेते हैं। ठीक है, जो आर्य सांस्कृतिक उपादान है, ठीक है, वो उत्तर के वैदिक और संस्कृत मतलब संस्कृत से आए हैं। ठीक है, और प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृत के अंग आए हैं, जबकि इसमें ऑप्शन में उसने दोनों अपोजिट किए। ठीक है, इसने कहा कि आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृत से आए हैं, जबकि ऐसा नहीं भैया। आर्य सांस्कृतिक उपादान जो है आप यहाँ पे दिया है कि आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृत से आए हैं, ना कि जो है दक्षिण के, ना कि द्रविड़ और तमिल संस्कृत से आए हैं। फिर कह रहा प्राक आर्य जातीय उपादान वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृत के अंग है। नहीं भैया, प्राक आर्य जातीय उपादान जो है वो वैदिक और संस्कृत के अंग नहीं है, बल्कि जो है द्रविड़ और तमिल संस्कृत के अंग हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 4th। कह रहा है भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालक्रम बताइए, यानी कि भारत में जो विदेशी आगमन हुए उनका क्रम क्या है। पहले में ऑप्शन दिया है शक आए, फिर हूण आए, फिर तुर्क आए, यूनानी आए, फिर आर्य आए। बी ऑप्शन में दिया है आर्य, फिर यूनानी, फिर शक, फिर हूण, फिर तुर्क। सी ऑप्शन में दिया है यूनानी, फिर आर्य, फिर शक, फिर हूण, फिर तुर्क। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि आर्य आए, शक आए, यूनानी आए, तुर्क आए, हूण आए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, यानी कि पहले कौन आया, पहले आर्य आए, फिर यूनानी आए, फिर शक आए, फिर हूण आए, फिर तुर्क आए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा हम देख लेते हैं। प्राचीन भारत के अनेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। इनमें जो है आर्य, ठीक है, देखिए लिखा है इनमें आर्य, यूनानी, शक, हूण, तुर्क। क्रम देख लीजिए, आर्य आए पहले, फिर यूनानी, फिर शक, फिर हूण, फिर तुर्क आदि अनेक प्रजातियां शामिल थी। ये सभी समुदाय और उनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य आपस में इस तरह से निरक्षीरवत हो गए कि आज इनमें से किसी को भी उनके मूल रूप से साफ साफ पहचाना नहीं जा सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर, जो इसका चैप्टर सेकंड है, जिसका चैप्टर का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, तो उसमें जो भी MCQ निकलेंगे उनको हम इम्पोर्टेंट उनको लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो ऐसे ही हम जो हमारी NCERT है क्लास 11th की, उसको हम प्राचीन भारत को पूरा ऐसे MCQ के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर करेंगे। तो थैंक यू।